Hey guys, welcome back to another learning video. I am Shubhupta and I am saying your hi. Hope you all are doing your studies well. So friends, as you know, we are doing over this chapter number 1 of biology, crop production. So we have done this chapter till increasing crop production method कि हम अपने क्रॉप्स को अपनी प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं. सो इसमें हमने एज वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दिस टॉपिक बट इन माई प्रीवियस वीडियो जो हमने इसमें क्रॉप रोटेशन और मिक्स क्रॉपिंग के बारे में पढ़ा था. दिस क्रॉप रोटेशन एंड मिक्स क्रॉपिंग के बारे में जो हमने पढ़ा था वो उसमें थोड़ा स्लाइड चेंज है, उसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट गलत हो गया था. सो आज हम इसी कॉन्सेप्ट को ठीक करेंगे और अपने आगे को इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे. सो लेट्स डू एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्शन मेथड में सबसे पहला हमारा आता है फैलोइंग. सो फैलोइंग हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कर लिया था कि उसमें क्या था, हम अपने कोई भी लैंड को अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं कुछ 1 या 2 सीजन्स के लिए. मीन्स हमारा पहला सीज़न है समर सीज़न का, हमने अपने लैंड को अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया है, इसमें हमने कोई भी क्रॉप ग्रो नहीं की है, उसे हमने ऐसे ही अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया है ताकि उसमें न्यूट्रिएंट्स आ जाएं. या फिर हम उसमें लेगुमिनेस क्रॉप्स लगा दे सकते हैं जिनके रूट न्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है एंड जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्यूबल नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है और वो सॉइल में मिक्स हो जाती है. सो हम उसे भी लगा सकते हैं 1 या 2 सीजन्स के लिए, उसे ऐसे ही हम रहने दे सकते हैं अनकल्टिवेटेड फील्ड को. या फिर हम उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया वाले ल्यूमिनस प्लांट्स लगा सकते हैं ताकि सॉइल में अच्छे न्यूट्रिएंट्स आएँ और जब हम नेक्स्ट सीज़न में अपने प्लांट्स को ग्रो करें और तो वो प्लांट्स बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो हों. सो इसी मेथड को हम फैलोइंग मेथड कहते हैं. सो आई रिपीटेड दैट उस मेथड में हम अपने लैंड को अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं. क्यों छोड़ते हैं? ताकि उसमें न्यूट्रिएंट्स आएँ. न्यूट्रिएंट्स आके जैसे कि रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो डिकम्पोज हो जाएं. जैसे कि फॉर एग्जांपल जो भी प्लांट्स हमने अपने प्रीवियस सीज़न में ग्रो करे होते हैं वो डेड हो जाएंगे एंड सॉइल में मिक्स हो जाएंगे. सो सॉइल में मिक्स हो जाएंगे तो उसमें न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे. सो हम 1 या 2 सीजन्स के लिए अपनी लैंड को अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं, उसे हम कहते हैं फैलोइंग मेथड. एंड गाइस, important न्यूज़, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो till end as I am explaining crop production and mixed cropping. जो हमारी प्रीवियस वीडियो में मैंने थोड़ा गलत कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया था, उसी कॉन्सेप्ट को आज हम सही से एक्सप्लेन करेंगे और वो आप अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो क्रॉप रोटेशन और मिक्स्ड क्रॉपिंग के बारे में बताएंगे वो ही सबसे करेक्ट होगा and which is the very best one. So let's come to the chapter. So हमने अपने फैलोइंग मेथड के बारे में तो पढ़ लिया. अब सबसे मेन टॉपिक आता है जिसमें हमारा कन्फ्यूजन था क्रॉप रोटेशन एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग में. सो सबसे पहले हम क्रॉप रोटेशन का समझते हैं. सो सपोज दिस इज अवर फील्ड, ये हमारी फील्ड है. सो जैसे कि हम अपने स्कूल में रोटेशन करते हैं, स्कूल्स का रोटेशन होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक रो है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक स्कूल की रो है जिसमें यहाँ पे एक बच्चा बैठा है, यहाँ पे दूसरा सीट, यहाँ पे तीसरा सीट है, यहाँ पे 4th सीट है. सो जो बच्चा अपने अगले दिन में, पिछले दिन में, प्रीवियस डे में लास्ट में बैठा होता है वो नेक्स्ट डे फर्स्ट में आ जाता है एंड जो फर्स्ट में बैठा होता है वो नेक्स्ट डे सेकंड पे आ जाता है एंड सेकंड वाला थर्ड में आ जाता है एंड थर्ड वाला लास्ट में. सो दिस इज रोटेशन विच वी हैव डन इन द स्कूल्स. सो नाउ वी आर लर्निंग अबाउट क्रॉप रोटेशन. सो क्रॉप रोटेशन प्रोसेस में क्या है, जैसे कि ये हमारी फील्ड है एंड इसमें हमारी ए क्रॉप है, ए क्रॉप की एक रो है, बी क्रॉप की एक रो है. आई विल शो दिस विद डिफरेंट कलर. ये हमारी बी क्रॉप है, देन ये हमारी सी क्रॉप कोई दूसरी है, देन ये हमारी डी क्रॉप, देन अगेन हमने यहाँ पे ए क्रॉप लगा दी, देन अगेन हमने यहाँ पे बी क्रॉप लगा दी, देन अगेन हमने यहाँ पे
सी क्रॉप लगा दी, देन अगेन हमने यहाँ पे डी क्रॉप लगा दी। सो दिस इज क्रॉप रोटेशन मेथड। और इस क्रॉप रोटेशन मेथड को हम ऐसे भी कर सकते हैं, लाइक हमने इस रोटेशन में कर दिया, देन जैसे कि हमने हमारी ये फील्ड है, इसमें हमने ए क्रॉप, बी क्रॉप, सी, डी, देन अगेन ए, बी, सी एंड डी, हमने अपने फर्स्ट ईयर में कर दी। देन सेकेंड ईयर में हम कैसे करेंगे, सेकेंड ईयर में हमने जो ए क्रॉप बी में लगाई होती है वो हम सबसे पहले लेंगे। जैसे कि डी क्रॉप को हम पहले लेंगे, देन सी क्रॉप को लेंगे, देन बी क्रॉप को लेंगे, देन ए क्रॉप को लेंगे, देन अगेन हम डी क्रॉप को लेंगे, देन सी क्रॉप को लेंगे, देन बी क्रॉप को लेंगे, देन ए क्रॉप को लेंगे। मीन्स देखिए आप इसमें रोटेशन देख सकते हैं। फर्स्ट ईयर में क्या है, फर्स्ट ईयर में हमने ए बी सी एंड डी लगाया, देन अगेन ए बी सी एंड डी। देन सेकेंड ईयर में हमने क्या करा है, डी जो लास्ट में था वो हमने पहले ले लिया, ए, देन वो सेकेंड लास्ट में जो सी था वो हमने दूसरे नंबर पे ले लिया, डी सी बी एंड ए, देन अगेन डी सी बी एंड ए। सो दिस इज क्रॉप रोटेशन मेथड। एंड अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है सो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए दोबारा से, ये बिल्कुल करेक्ट मेथड है। देन अब आता है हमारा सेकंड टॉपिक विच इज मिक्स्ड क्रॉपिंग। So guys, for clearly understanding, you can see the picture of this crop rotation process. So mixed cropping में क्या है, mixed cropping में हम अपनी फील्ड में क्रॉप्स को इस तरीके से ग्रो करते हैं ताकि हमारी क्रॉप्स मिक्स्ड रहें। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अवर फील्ड, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अवर फील्ड, and if we are growing our crops in a field like 2 or more crops, हम अपनी फील्ड में सपोज हम अपनी फील्ड में 2 क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं। सो ये हमारी आ गई हमारी फर्स्ट क्रॉप, ये हमारी फर्स्ट क्रॉप की एक रो आ गई, एक रो आ गई हमारी, इसमें एक फर्स्ट क्रॉप की रो। देन हमारी सेकंड क्रॉप की रो ये आ गई, देन हमारी ये सेकंड क्रॉप की रो आ गई, हमारी ये सेकंड क्रॉप की रो आ गई। देन ए क्रॉप जो हमने लगाई थी वो ये आ गई दोबारा से। मीन्स आप समझ रहे होंगे कि ये क्रॉप रोटेशन जैसा ही है, बट नो, इसमें हम अपनी क्रॉप्स को मिक्स्ड कर रहे हैं। हमने 2 क्रॉप्स ली हैं, जैसे कि हमने एक क्रॉप ले ली वीट और दूसरी क्रॉप ले ली हमने सोयाबीन। या सोयाबीन फॉर एग्जांपल सोयाबीन है एक ल्यूबिमिनस क्रॉप, सो हमने एक वीट क्रॉप ले ली और एक सोयाबीन क्रॉप ले ली जो हमारी एक ल्यूबिमिनस क्रॉप्स है। सो ल्यूबिमिनस क्रॉप्स जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि राइजोबियम बैक्टीरिया होता है उसमें, और वो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्युबल नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है। सो यहाँ पे हमने अपनी एक क्रॉप लगा दी विच इज़ वीट, एंड जो वी क्रॉप है वो एक लेग्यूमिनस क्रॉप है, लेग्यूमिनस प्लांट है, विच इज़ हमने लगा दी सोयाबीन। ये एक ही सीज़न की क्रॉप्स हैं जो हमने एक फील्ड में लगा दी हैं। किस तरीके से, एक साथ लगा दी, मीन्स टुगेदर कर दी हैं मिक्स्ड टाइप में। यहाँ पे हमारी ए क्रॉप आ गई, यहाँ पे हमारी बी क्रॉप आ गई, एंड देन यहाँ पे हमारी फिर से ए क्रॉप आ गई, देन बी क्रॉप आ गई यहाँ पे हमारी, देन फिर से यहाँ पे हमारी बी क्रॉप आ गई, देन अगेन यहाँ पे हमारी सी क्रॉप आ गई, देन अगेन यहाँ पे हमारी बी, देन ए आ गई फिर से हमारी यहाँ पे ए क्रॉप, यहाँ पे आ गई हमारी ए क्रॉप। सो दिस इज मिक्स्ड क्रॉपिंग। हम अपनी क्रॉप को मिक्स्ड कर रहे हैं। सबसे पहले हमने वीट की क्रॉप लगा दी, उसके बाद हमने सोयाबीन की क्रॉप लगा दी, फिर से हमने वीट की क्रॉप लगा दी, फिर से हमने सोयाबीन लगा दिया, फिर से हमने वीट लगा दिया, देन यहाँ पे फिर से हमने सोयाबीन लगा दी। ये हमने अपनी फील्ड में पूरा कंटिन्यू कर दिया, एक एक रो लगा रहे हैं हम अपनी, ताकि हमारी क्रॉप्स जो है मिक्स्ड रहें। क्यों रहें? क्योंकि दिस प्रोसेस गेट फुलफिल द अदर नीड, मीन्स मतलब ये जो ए क्रॉप है, बी क्रॉप जो हमारी ए क्रॉप है विच इज़ वीट वाली क्रॉप, वो हमारी बी वाली क्रॉप से न्यूट्रिएंट्स ले रही है,
means such that the nutrients required of wheat crop is fulfilled by the crop which is our leguminous crop which is soyabean crop. means जो wheat crop की जो nutrients की requirement है वो बी क्रॉप फुलफिल कर रही है. हमारी लेगुमिनस क्रॉप जो हमने सोयाबीन ग्रो करा है उसके साइड में वो फुलफिल कर रही है. एंड देन हमने फिर से वीट लगा दिया, मिक्सड कर दिया, बिल्कुल दोबारा से हमने देन सोयाबीन लगा दिया. सो ये बिल्कुल थोड़ा सा आपको लगेगा ये तो क्रॉप रोटेशन जैसा ही है, बट नहीं. क्रॉप रोटेशन में हम रोटेशन कर रहे हैं. मीन्स पहले सीज़न में हमने ए बी एन सी लगा दिए, देन दूसरे सीज़न में हमने सी बी एन ए लगा दिए. ये हम क्रॉप की रोटेशन कर रहे हैं. बट हम मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्रॉप्स को मिक्स्ड कर रहे हैं. मिक्स्ड हम एक ही फील्ड में एकदम मिक्स्ड तरीके से लगा रहे हैं. आई एम शोइंग यू अ पिक्चर ऑफ दिस. सी. सो हाइब्रिडेशन, देन हमारा टॉपिक आता है हाइब्रिडेशन और क्रॉस ब्रीडिंग. सो हाइब्रिडेशन को हम क्रॉस ब्रीडिंग भी कहते हैं. सो क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है, सपोज़ यहाँ पे हमने सपोज़ कुछ साइंटिस्ट हैं और वो कुछ नई वैरायटी का सीड बनाना चाहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्लांट में हमारा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा प्लांट है. फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ अवर फर्स्ट प्लांट जिसके पास बहुत ज़्यादा अच्छी हाई यील्ड है. एंड सेकेंड प्लांट पे है रेजिस्टेंट टू डिसीज़ कि उसमें डिजीज़ेस नहीं लग सकते. सो एक प्लांट जो है वो हाई यील्ड से है एंड सेकेंड प्लांट जो है हमारा वो रेजिस्टेंस टू डिजीज़ है. जो हमारा फर्स्ट प्लांट है वो उसके पास हमारी हाई यील्ड है और सेकंड प्लांट के पास रेजिस्टेंस टू डिसीज़ है. सो इन दो प्लांट्स के जो एंथर होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया था इन माय प्रीवियस वीडियो जो मैंने आपको इस चैनल की आई थिंक सो फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो होगी, आई डोंट नो, आई थिंक सो थर्ड और फोर्थ वीडियो होगी, कि उसमें मैंने आपको पॉलिनेशन प्रोसेस के बारे में बताया था कि दैट दिस इज़ अवर प्लांट दिस प्लांट इज कॉल्ड हबिस्कस. सो ये हमारा फिलामेंट होता है, ये हमारा एंथर होता है. एंथर में कुछ पॉलन ग्रेन्स होते हैं. पॉलन ग्रेन्स जब उसके मेल पार्ट पे आ जाते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन प्रोसेस. एंड जब वो ये पॉलिनेशन प्रोसेस के बाद जब ये अपने इस ओवरी में जाता है, दैन ये जायगोट वगैरह इन सब में कन्वर्ट होता है. इसकी मैंने सब डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, वो आप देख लीजिएगा. एंड वो वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसमें चेकआउट कर लीजिएगा अगर आपको इसकी डिटेल्ड वीडियो चाहिए. सो जब वो यहाँ पे चला जाता है जायगोट में कन्वर्ट हो जाते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. सो ये मैंने आपको पूरा अपनी वीडियो में बता रखा है, वो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा. सो इस प्रोसेस क्रॉस ब्रीडिंग में इसी प्रोसेस से, जैसे कि हमने कोई 2 प्लांट्स ले लिए, एक प्लांट के पास हाई यील्ड है और दूसरे प्लांट के पास रेजिस्टेंस टू डिसीज़ है. सो इन दोनों के पास अपनी अपनी अलग अलग खासियत है, अपनी अपनी अलग कोई अच्छी बात है. सो साइंटिस्ट चाहते हैं कि ये दोनों अच्छी बात कोई एक ही सीड में हो, मीन्स एक ही प्लांट में हो. जैसे कि कोई एक प्लांट हो जिसमें ये दोनों अच्छी बातें हों, सिर्फ एक ही प्लांट में. सो साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि हम इनकी क्रॉस ब्रीडिंग करा सकते हैं. कैसे कराएंगे कि हम क्रॉस ब्रीडिंग कराने के लिए सबसे पहले इनकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन रोकनी पड़ेगी. मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारा फीमेल पार्ट होता है, ये फीमेल पार्ट और ये हमारा मेल पार्ट होता है. इसके जो पॉलन ग्रेन्स इसके फीमेल पार्ट पे आ जाते हैं, उससे कहते हैं हम पॉलिनेशन प्रोसेस. एंड ये है इसकी सेल्फ पॉलिनेशन प्रोसेस, एंड इसी को ही हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहते हैं.
सेल्फ फर्टिलाइजेशन ये मैंने आपको अपनी डिटेल वीडियो में बता रखा है, उसे आप देख लीजिएगा। सो इसमें क्या होता है, टू प्लांट्स में जब इनको अलग अलग इनकी जो खासियत है उसको एक ही में बनाना होता है। इसके लिए सबसे पहले इनकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन रोकनी पड़ेगी। उसके लिए किसी भी प्लांट के जो एंथर है, ये जो एंथर है इट्स कॉल्ड एंथर, उस एंथर को हमें हटाना होगा। उस एंथर को हटा देंगे तो इसके जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो भी हट जाएंगे। इसके पास सेल्फ पॉलिनेशन करेगा नहीं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगी नहीं। नेक्स्ट प्लांट के पास पॉलन ग्रेन्स हैं, वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर सकता है, तो हमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करानी है। साइंटिस्ट क्या करेंगे, वो अब किसी भी प्लांट के एक वैरायटी के प्लांट के एंथर्स को हटा देंगे। वो सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते, और दूसरे प्लांट के पॉलन ग्रेन्स जिसके पास कोई दूसरी एबिलिटी है वो इसको नेक्स्ट प्लांट में डाल देंगे, ताकि वो जो एबिलिटी है वो एक ही प्लांट में आ जाए और वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन करा पाएँ। दिस प्रोसेस इज नॉन एज क्रॉस ब्रीडिंग। आई एम रिपीटिंग दैट हमारे पास 2 प्लांट्स हैं। इन प्लांट्स के पास अलग अलग अपनी खासियत है, अपनी कोई एबिलिटी है। एक के पास हाई यील्ड है एंड दूसरे के पास रेजिस्टेंस टू डिजीज़ है। अब इन दोनों प्लांट्स की खासियत को, इन दोनों प्लांट्स की एबिलिटी को एक ही प्लांट में डालना है कि इसके पास हाई यील्ड भी हो और रेजिस्टेंस टू डिसीज़ भी हो। कि भाई कह रहे हैं कि इस प्लांट को हाई यील्ड भी चाहिए और रेजिस्टेंस टू डिजीज़ भी चाहिए। इन 2 प्लांट्स को फिर इनकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन रोकनी पड़ेगी। वो कैसे रोकेंगे, एक प्लांट के एंथर हटा देंगे ताकि वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाए, दूसरे प्लांट के एंथर्स के पॉलन ग्रेन्स इस पहले वाले में डाल देंगे जिसके हमारे पास एंथर्स को हटा दिया गया है। इससे जो हाई यील्ड है उस प्लांट के जो सपोज इसके पास हाई यील्ड है, इसके पास रेजिस्टेंस टू डिजीज़ है। इस वाले के जो रेजिस्टेंस टू डिजीज़ है इसके पॉलन ग्रेन्स हमने हाई यील्ड वाले में डाल दिए। देन इसका जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा, जब इसमें जायगोट वगैरह बनेगा, वो बनेगा हाई यील्ड और नेक्स्ट हमारा था डिजीजेस रेजिस्टेंट टू डिजीज़। वो दोनों साथ बन के जो सीड बनेगा वो होगा हमारा क्रॉस ब्रीडिंग का सीड। इसमें जो हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को हम रोकेंगे, वी हैव टू प्रिवेंट सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। Anthers of one variety of plants are removed. This process called emulsification. इस प्रोसेस को हम emulsification कहते हैं। जो हमारे पॉलन ग्रेन्स जो एक प्लांट के एंथर्स हटा दिए गए हैं और उनके पॉलन ग्रेन्स भी हट गए हैं, then pollens from the other variety of plants are transferred to the first variety of plant. Means जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक प्लांट में ये दूसरा प्लांट है, इसके एंथर्स के पॉलन ग्रेन्स इसमें डाल दिए जिसके पास हमने हटा दिए थे एंथर्स। उसके बाद दिस प्रोसेस रिपीटेड सेवरल टाइम्स। अगर ये प्रोसेस जो है हम बार बार ही रिपीट करते रहें इसका एक अच्छा सा सीड बन के आ जाएगा। सेवरल जनरेशंस टू गेट द डिजायर्ड कैरेक्टर्स टू इन द सीड। उसमें ज़्यादा अच्छी एबिलिटीज़ होंगी। मीन्स इन दोनों प्लांट्स की एबिलिटीज़ एक ही सीड में आ जाएगी। उस सीड का नाम होगा स्टॉक। मीन्स उस सीड को हम कहेंगे स्टॉक। उस सीड को हम स्टॉक कहेंगे। जब साइंटिस्ट ने इसको अचीव कर लिया कि हम इसको कर सकते हैं, तो साइंटिस्ट अब और भी एबिलिटीज़ वाले प्लांट्स को देखेंगे। मींस एक प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक है कि रेजिस्टेंस टू पीस्ट, उसमें कोई कीड़े मकोड़े नहीं रख सकते, और दूसरे की है हाई यील्ड। अब उन दोनों को सेल्फ फर्टिलाइजेशन रोकेंगे, पहले इस प्रोसेस को बार बार कराएंगे
एंड उसकी जो नई सीड आएगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी सीड होगी, जिसके पास दोनों एबिलिटीज़ होंगी, दोनों करेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो उस सीड को हम स्टॉक देंगे, स्टॉक का नाम देंगे STOC के स्टॉक बोलेंगे, एंड वो सीड बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। सो इस पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे क्रॉस ब्रीडिंग और हाइब्रिडेशन प्रोसेस। सो आपको अगर ये फिर समझना है दोबारा से, मैं आपको इन शॉर्ट बता रहा हूँ कि हमारे पास 2 प्लांट्स हैं। एक प्लांट का हमने एंथर को हटा दिया है, दूसरे प्लांट के एंथर के पोलन ग्रेन्स हमने इसमें डाल दिए ताकि ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन ना करें, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करें। जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन से करेंगे, जो सीड आएगा बन के, उसके पास ये दोनों प्लांट्स की एबिलिटीज़ होंगी, दोनों प्लांट्स की करेक्टरिस्टिक्स होंगी, और उस सीड को हम कहेंगे स्टॉक। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया, आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देख लीजिए, ये बिल्कुल करेक्ट प्रोसेस है। दैन हम अब आते हैं फूड ऑब्टेनिंग फ्रॉम एनिमल्स। सो फूड ऑब्टेनिंग फ्रॉम एनिमल्स में, जैसे कि आपको बिल्कुल कॉमन सी बात है, आपको पता है काऊ हमें मिल्क देती है, गोट हमें मिल्क देती है, शीप हमें वूल देती है, हैन हमें एग देती है, फिश हमें मीट देती है, एंड चिकन हमें मीट देती है, हनी भी हमें हनी देती है। सो ये तो बिल्कुल कॉमन सी बात होगी, एनिमल्स से फूड ऑब्टेन्ड हो रहा है हमें। सो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इन्हें समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है डोमेस्टिफिकेशन। सो डोमेस्टिफिकेशन क्या है? डोमेस्टिफिकेशन मीन्स टेमिंग एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड डोमेस्टिफिकेशन। मीन्स हम एनिमल्स को पाल रहे हैं, उनको उनकी रक्षा कर रहे हैं, उनको ठीक देखभाल कर रहे हैं उनकी, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डोमेस्टिफिकेशन। एंड हियर इज रिटन द टेमिंग ऑफ सच एनिमल्स ऑफ स्पेसिफिक पर्पसेस इज कॉल्ड डोमेस्टिफिकेशन, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेयरिंग प्रोसेस ऑफ ऑल्सो एनिमल्स। एंड यहाँ पे लिखा है लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक का मतलब क्या है? लाइफ स्टॉक का मतलब है व्हेन एनिमल्स यूज्ड बाय मेन और एनी पर्सन इज कॉल्ड लाइफ स्टॉक। मीन्स एनिमल्स जब ह्यूमंस की नीड्स को पूरा करते हैं, ह्यूमंस के लिए यूज्ड होते हैं, उसे हम कहते हैं लाइफ स्टॉक। और यहाँ पे एनिमल्स हस्बेंड्री लिखा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनिमल्स हस्बेंड्री? मीन्स द ब्रीडिंग ऑफ, फीडिंग एंड केयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। मीन्स हम एनिमल्स की ब्रीडिंग करवा रहे हैं, उनकी केयर कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। लाइफ स्टॉक किसे कहते हैं? एनिमल्स जब मैन के द्वारा यूज्ड होते हैं उसे हम लाइफ स्टॉक कहते हैं। डोमेस्टिफिकेशन, टेमिंग और रेयरिंग मीन्स पालना, एनिमल्स की केयर करना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डोमेस्टिफिकेशन प्रोसेस। और डोमेस्टिफिकेशन प्रोसेस को हम रेयरिंग प्रोसेस भी कहते हैं। मीन्स एनिमल्स को पालना, उनकी देखभाल करना, उनकी केयर करना। सो ब्रीडिंग मीन्स होता है, ब्रीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनिमल्स विद डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड थ्रू सेलेक्टिव ब्रीडिंग वी कैन गेट हाई मीट और मिल्क ईटिंग एनिमल्स। मीन्स जो भी हमें एनिमल्स जो भी फूड प्रोवाइड करते हैं उनकी हम ब्रीडिंग करवा रहे हैं। मीन्स वो और ज़्यादा हमारे पास एनिमल्स होंगे, सो वो हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल होंगे, हमारे लाइफ स्टॉक होंगे, एंड हम उनकी ब्रीडिंग करवा रहे हैं, उनकी केयर कर रहे हैं। इस प्रोसेस को हम एनिमल हस्बेंड्री कहेंगे। दैन नाउ कम टू अवर मेन पॉइंट ऑफ द फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। कैटल से हमें क्या फूड ऑब्टेन्ड होता है? मिल्क, ऑब्वियसली। कैटल में काऊ आते हैं, बफेलोज आते हैं, बुलक्स आते हैं। सो इन चीज़ को हम कैटल्स कहते हैं। जो एनिमल्स बफेलोज वगैरह आते हैं, सभी गोट वगैरह जो हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं, उन्हें हम कैटल कहते हैं। सो द एनिमल्स विच प्रोवाइड मिल्क आर कॉल्ड मिल्क एनिमल्स। सो जो एनिमल्स हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल काऊ, गोट, बफेलो, ये सारे एनिमल्स, बुलक्स, ये सारे एनिमल्स हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं मिल्किच एनिमल। मीन्स उसे कहते हैं हम मिल्किच एनिमल। उन एनिमल्स को हम मिल्किच एनिमल कहते हैं जो हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं। और जो हमें फॉर एग्जांपल शीप एंड गोट, ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? हमें मीट प्रोवाइड करते हैं, स्किन प्रोवाइड करते हैं, वूल। सो ये जो हमें शीप एंड गोट्स हमें
वूल और मीट वगैरह, ये सब स्किन वगैरह, गोट की हम स्किन लेते हैं, शीप से हम वूल लेते हैं ताकि हम स्वेटर्स वगैरह विंटर्स में बुन सकें, हमारी मम्मा एंड दादी माँ। सो ये हमारा शीप और गोट का काम है। इनकी गोट की हम रेयर करते हैं, क्यों देखभाल करते हैं, ताकि हम उनकी मदद ले सकें ठंडी में उनके, हम ताकि सर्वाइव कर पाएँ, उनका हेयर ले लें और उनकी स्किन से हम अपने कपड़े बना लें, वूल शिप की वूल से हम स्वेटर्स वगैरह बना लें। सो इनके हम रेयरिंग करते हैं, इनकी हम देखभाल करते हैं। दैन पोल्ट्री में क्या है, फार्मिंग और रेयरिंग ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स मीन्स लाइक हैंस, चिकन्स, डक्स एक्सेट्रा इज डन फॉर मीट एंड एग्स। दैन एपीकल्चर में क्या है, हनी बीज प्रोवाइड अस टू इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस, मीन्स फॉर एग्जाम्पल हनी बी हमें क्या प्रोवाइड करती है, हनी प्रोवाइड करती है और वैक्स प्रोवाइड करती है। अब हनी बी से तो हमें पता चल रहा है हनी बी हमें हनी प्रोवाइड करती है, बट द मेन थिंग इज डैट ही और शी ऑल्सो प्रोवाइड अस वैक्स ऑल्सो। वैक्स से क्या हम बना सकते हैं, कैंडल्स बना सकते हैं, वैक्स की कैंडल्स होती हैं वो बना सकते हैं। हनी बी से हम हनी बना सकते हैं, जिससे हम खाते भी, हम इसमें दूध में भी डाल सकते हैं हनी को। देन एक पार्ट हमारा रह गया फिश। हमें फ़िश क्या प्रोवाइड करती है, हम फ़िश की फार्मिंग करते हैं क्योंकि हम उनसे मीट ले सकें, एंड उनका जो फ़िश की हम रेयरिंग करते हैं उनका मीट के लिए, और इस प्रोसेस को हम फ़िश फार्मिंग कहते हैं और पिचिकल्चर कहते हैं। और फ़िश के अंदर कुछ विटामिन्स होते हैं विच इज़ कॉल्ड विटामिन ए एंड डी। सो फ़िश जो हैं, फ़िश जो लोग फ़िश वगैरह खाते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन ए एंड डी होता है, as fishes have a rich source of vitamin A and D. Then here is important topic which is beekeeping apiculture. Beekeeping means हम अपने बीज को कैसे उनकी कैसे ब्रीडिंग करा सकते हैं, क्योंकि बी को ब्रीडिंग कराना, बी की और उनको देखभाल करना बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि जो लोग बी की कीपिंग करते हैं, बी को देखभाल करते हैं, उनकी रेयरिंग करते हैं, वो बहुत ज़्यादा रिस्की है, वो काट भी लेते हैं। सो वो एक सूट पहनते हैं जब बी जब हनी अपना एक्सक्रीटा करती हैं, हनी और वैक्स। सो जो लोग होते हैं, जो लोग बी को करते हैं, बी की रेयरिंग करते हैं, उस प्रोसेस को उन लोगों को हम कहते हैं एपिरिस्ट। और एपिरिस्ट लोग एक सूट पहनते हैं, उस सूट को पहन के वो बी यार्ड में जाते हैं, उस बी यार्ड को हम कहते हैं एपियर, और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं एपीकल्चर। और इस प्रोसेस में क्या है, आप फिर से सुन लिए, एक मैन होता है जो बी कीपिंग करता है, जिसे हम बी कीपर भी कहते हैं एंड एपिरिस्ट भी कहते हैं। वो बी के पास जाता है एक सूट पहन के, उन्होंने जो अपना हनी और वैक्स एक्सक्रीट करा होता है उसे एक थैली में, उनके कंटेनर में भरता है, एंड उस बी यार्ड को कहते हैं हम, जहाँ पे वो बी स्टोर होती है, बी हाइव्स होते हैं, उसको कहते हैं एपी यार्ड, और बी यार्ड भी कहते हैं उन्हें हम। और इस पूरे प्रोसेस को हम जो निकालता है वो हनी वगैरह उस लोकेशन पे जाके, और उस लोकेशन को हम कहते हैं एपी यार्ड, और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं एपीकल्चर। आई एम ड्राइंग द पिक्चर। सो एक मैन है, सपोज इसने सूट पहना है, एक सूट पहना है, और इस मैन को हम कहेंगे एपीरिस्ट। एपीरिस्ट कहेंगे। ये मैन एक बी यार्ड में जाता है, इसको हम कहेंगे बी यार्ड। बी यार्ड को हम कहते हैं एपीआर ऑल्सो। सो यहाँ पे जाता है और इन बीज का हनी और वैक्स इकट्ठा कर लेता है अपने कोई एक कंटेनर में। सो इकट्ठा करने के बाद जब वो जा रहा होता है, ये पूरा प्रोसेस हो जाता है, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं एपीकल्चर। दैट बी कीपिंग और एपीकल्चर इज द मेंटेनेंस ऑफ द बी कॉलोनीज कॉमनली इन मैन मेड हाइव्स बाय ह्यूमंस। सो ये जो जहाँ पे होते हैं, जो बी यार्ड है, वो एक मैन मेड हाइव होता है। आई एम शोइंग द पिक्चर, आई हैव ऑल्सो शोन द दिस पिक्चर।
सो उस पिक्चर में एक बी हाइव है और वो मैन मेड बी हाइव होता है, वो एक सूट पहन के जाते हैं, उन बीज हाइव में से हनी और वैक्स निकालते हैं और वो चले जाते हैं। इसको हम कहते हैं एपीकल्चर, बीज की देखभाल करना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर इज़ फिनिश्ड हियर। सो अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है, दैट द मेन पार्ट मिक्स क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन एंड द मेन पार्ट ऑल्सो कोई ड्राई स्टोरेज वगैरह आपको नहीं समझ में आया, आप वो वीडियोस देखिएगा। और तब भी आपको कोई क्वेरी है इस चैप्टर से रिलेटेड, अनदर क्वेरी, सो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दिएगा। आई विल डेफिनेटली मेक दैट वीडियो ऑफ योर क्वेरीज अ स्पेशल वीडियो ऑल्सो। So friends, this is all about this chapter, and if you like this video, so please give it a big thumbs up, and please subscribe my channel if you do not subscribe it, and if अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया हो, प्लीज़ कुछ भी समझ में नहीं आया हो, या फिर कोई ऐसा टॉपिक रह गया हो जो मेरे समझाने से रह गया हो, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डाल दिएगा अपनी क्वेरी को, अपने क्वेश्चंस को, एंड आप मुझे ये भी बताएगा कि मैं नेक्स्ट अपनी वीडियो कौन से चैप्टर से लूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Make sure you subscribe my channel, and if you like this video, please give it a big thumbs up. See you in the next video. Bye bye.